गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हमारा पहलवान की ढोलक चैप्टर था, वो जो पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ उसके आपने ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा। सेकंड, आज हम इसके अभ्यास के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। अभ्यास के क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करने हैं और परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस जो है मैं जो कराऊँ वो याद करने हैं। तो ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें दे रखा है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें लिखिए या शब्द दीजिए। प्रश्न ध्यान से समझें। वो कह रहा है कि कुश्ती के समय जब कुश्ती होती थी तो ढोल बजता था, और उस ढोल बजता था तो उसकी आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। यानी कि उस आवाज़ के साथ वह दाव लगाता था, तो तालमेल यही था उसका। और जैसी आवाज़ ढोल करता वैसे वो था। तो क्या है, ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ उसके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में अनूठा तालमेल था। लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, इसलिए उसने ढोल को ही अपना गुरु माना था। अतः कुश्ती के समय लुट्टन सिंह ढोल की तान को अपने गुरु का स्वर मानकर दाव पेच लगाया करता था। ढोल की आवाज़ ही लुट्टन की शक्ति को बढ़ाती थी, उसे धैर्य प्रदान करती थी तथा निरंतर साहस भी देती थी। लुट्टन चटगिरधा 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 ध्वनि सुनकर अपने हृदय में धैर्य पाता था तथा उसका डर भाग जाता था। वह ढाक देना त्रिकटतिना ध्वनि को सुनकर तैयार हो जाता था तथा उसने प्रतिद्वंदी का दाव काटकर बाहर निकल पड़ता था। अंत में चटाक चटधा ध्वनि से प्रेरित होकर लुट्टन ने चांद पहलवान को पटककर जमीन पर दे मारा। जब उसके धिना धिना धिक धिना सुना तो अपना पूरा जोर लगाकर चांद को चारों खाने चित्त कर दिया। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ लुट्टन के दाव पेच को निरंतर साहस और सहारा प्रदान करती थी तथा गुरु के समान उसका पथ प्रदर्शन किया करती थी, जिसके बलबूते लुट्टन ने एक प्रसिद्ध पहलवान को भी पटककर चित कर दिया था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द तथा ढोल की आवाज़ हमें निरंतर प्रेरित करते हैं, जैसे चटदा गिड़धा, चटाक चटगिरधा चटगिरधा चटगिरधा। स्वर मत डरना को दोहराता है। चटाक धाक देना दाव काटो बाहर हो जाकर ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार धिना धिना धिक धिना ध्वनि से चित करने की प्रेरणा मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। यानी कि कहानी में आरंभ में, मध्य में और अंत में, ये कह रहा है। तो उसमें तीनों जगह आरंभ मध्य अंत, कहानी के 3 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, प्रारंभ या आरंभ, मध्य और अंत। तो तीनों में उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो वो कह रहा है, कहानी के प्रारंभ मध्य अंत के मोड़ पर लुट्टन के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आए। नंबर 1, प्रारंभ। कहानी के प्रारंभ में लुट्टन अपने गांव में रात्रि की विभीषिका में ढोल बजाकर संजीवनी प्रदान किया करता था। 9 वर्ष की अवस्था में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने ही किया। बचपन में वह गाय चराता था। गायों की धार का गर्म दूध पीकर वह कसरत करने लगा, इसलिए उसका शरीर सुडौल और हट्टा कट्टा बन गया। अब वह गांव में अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। नंबर 2, कहानी का मध्य है। कहानी के मध्य में लुट्टन सिंह को अपने जीवन में भरपूर तरक्की मिली। उसने श्यामनगर में लगने वाले मेले में चांद सिंह नामक शेर के बच्चे को हराया, जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। श्यामनगर के राजा श्यामानंद ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसको अपने राज पहलवान घोषित कर दिया।
अब उसका सारा खर्च राज परिवार की तरफ से हो गया था। बाद में उसने नियमित कसरत और व्यायाम के बलबूते काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को भी हरा दिया। अब वह एक अजय पहलवान बन गया। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया था। नंबर 3, कहानी का अंत। कहानी के अंत में लुटन सिंह के जीवन पर वज्रपात हुआ और वह उन्नति और प्रसिद्धि के शिखर से एकदम नीचे गिर पड़ा। श्यामनगर के राजा श्यामानंद जी का स्वर्गवास हो गया। उसके स्थान पर विलायत से नया राजा, उसका बेटा नया राजा बन गया, जिसे आते ही सारी व्यवस्था को बदल दिया तथा दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। राजा के दुर्व्यवहार का शिकार होकर लुटन सिंह श्यामनगर को छोड़ अपनी ढोलक कंधे से लटकाकर अपने गांव वापस आ गया। गांव में अचानक महामारी फैल गई। भयंकर वर्षा हुई, अनाज कम पड़ गया। गांव में चारों लोग हैं जो हैजे मलेरिया से डरने लगे। उसके दोनों बेटे भी इसी विभीषिका में मारे गए और अंततः रात्रि में एक दिन लुटन सिंह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। लुटन सिंह पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, क्योंकि उन्होंने किसी पहलवान से कोई दाव पेच नहीं सीखे थे और न ही उसका लक्ष्य एक पहलवान बनना था। वह तो बचपन में गाय चराता हुआ गायों की धार का गर्म दूध पिया करता था। इसी से शरीर से हट्टा-कट्टा हो गया था। वह लोगों से बदला लेने के लिए कसरत किया करता था। जब श्यामनगर में वह मेला देखने के लिए गया तो वहाँ के दंगल में ढोल बज रहा था। पहलवान कुश्ती कर रहे थे तो अचानक ही पहलवान से लड़ने हेतु अखाड़े में कूद पड़ा और अंत में उसने निरंतर ढोल से प्रेरणा लेते हुए प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुटन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी फैलने तथा बेटों के देहांत के बावजूद भी लुटन सिंह पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा क्योंकि जब गांव में महामारी फैली तो सारा गांव हैजे और मलेरिया से ग्रस्त था। गांव में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। उसी रात्रि की विभीषिका को तोड़ने तथा लोगों में जीने की उमंग पैदा करने के लिए वह ढोल बजाता था। जब उसके दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आ गए तो ऐसे वेदना से बिलखते हुए अपने बाबा को कहने लगे कि बाबा, उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, अर्थात चटाक चटदा ताल बजाओ, जिसे वह सारी रात बजाता रहा। सुबह होते ही उसके दोनों बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः अपने बेटों की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए दोनों बेटों के देहांत के बावजूद भी लुटन सिंह पहलवान ढोल बजाता रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज़ पूरे गांव वालों में धैर्य, साहस और स्फूर्ति पैदा करती थी। रात्रि की विभीषिका में तथा सन्नाटे को ललकार के चुनौती पैदा कर देती थी। जब पूरा गांव महामारी के कारण मलेरिया और हैजे से त्रस्त होकर अधमरा, निर्बल और निस्तेज हो गया था, तब इस भयंकर वातावरण में ढोल की आवाज़ गांव वालों को संजीवनी प्रदान किया करती थी। उपचार विहीन और पथविहीन लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे, जवान और बूढ़े की आंखों के आगे दंगल का दृश्य पैदा कर देती थी। ढोल की आवाज़ सुनकर शक्तिहीन सिराओं में बिजली सी दौड़ पड़ती थी। मरते हुए प्राणियों को भी आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। लोग मृत्यु से भी नहीं डरते थे। इसे सुनकर लोगों के मन में जीने की नई उमंग जागृत हो जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। पहला, सूर्योदय का दृश्य। क्वेश्चन बेटा ये ऐसे भी आ सकता है कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय के दृश्य का वर्णन करें या सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन करें।
कोई भी एक पूछ सकता है आपसे। पहला, सूर्योदय दृश्य। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही रोते चिल्लाते दुखी होते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे। कौन लोग? वे महामारी की भेंट चढ़ रहे पड़ोसियों और परिचितों के घर घर जाकर ढांढस देते थे। जिस माँ का बच्चा मलेरिया और हैजे का शिकार हो जाता था तथा किसी का पति मर जाता तो गांव वाले उसको धैर्य देने का प्रयास करते थे। घर में पड़े मुर्दे को बिना कफन के ही नदी की भेंट चढ़ा दिया करते थे। सूर्यास्त दृश्य। गांव में सूर्यास्त होते ही रात्रि, बेटा ये है, हाँ, सूर्यास्त दृश्य। गांव में सूर्यास्त होते ही रात्रि की विभीषिका चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती थी। सब तरफ सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग भयभीत होकर अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते थे। रात्रि के गहन अंधकार में झोंपड़ियों से बोलने तक की भी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। यहाँ तक कि रात की विभीषिका के कारण उनके बोलने की शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। यदि समीप किसी माँ का बेटा मर जाता था तो उसे अंतिम बार माताओं को बेटे कहने की भी किसी में हिम्मत भी नहीं होती थी। केवल रात्रि की इस विभीषिका पहलवान की ढोलक चुनौती देती रहती थी। वह सारी रात उसको बजाता रहता था। यही ढोलक की आवाज़ उन अधमरे पथविहीन गांव वालों में संजीवनी देने का कार्य करती थी। इसी आवाज़ से उनकी शक्तिहीन सिराओं में बिजली सी दौड़ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। नंबर 1, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? यानी कि वो कह रहा है कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा और लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है कुश्ती या दंगल जैसे खेल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा और लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि न तो कुश्ती या दंगल समाज का प्रिय शौक रहा है और न ही भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय है। फिर प्राचीन लोक संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। न तो पहले जैसे संस्कार, मानवीय संवेदना रही हैं और न ही समाज के राजा। हम दम तोड़ती मानवीय संवेदनाओं तथा अव्यवस्था के कारण प्राचीन लोक संस्कृति बेटा यहाँ पर ये आएगा कि आज दम तोड़ती या आज मानवीय संवेदनाओं तथा अव्यवस्था के कारण प्राचीन लोक संस्कृति दम तोड़ रही है। अगला नंबर 6 है इसकी जगह अब किन किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती या दंगल की जगह अब आधुनिक खेलों ने ले ली है, जिनमें क्रिकेट, घुड़दौड़, मोटर रेस, बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि खेल प्रसिद्ध हैं। आज के युग में क्रिकेट सबसे प्रिय खेल है। अगला क्वेश्चन, कुश्ती को फिर से प्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को प्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकें। नंबर 1, लोगों के मन में लोक संस्कृति को जागृत किया जाए। नंबर 2, सरकार कुश्ती को राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित करे। नंबर 3, मीडिया इस खेल का विश्व स्तर पर प्रसारण करे। नंबर 4, सरकार की ओर से पहलवानों के लिए अनेक सुदृढ़ योजना बनाई जाए। अगला क्वेश्चन, परीक्षा भी क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है, ये बेटा आपको याद करने हैं। प्रस्तुत कहानी में मलेरिया और हैजे की विभीषिका का चित्रण कीजिए। प्रस्तुत कहानी में संपूर्ण गांव मलेरिया हैजे का शिकार था। एक ओर तो वह महामारी अपना तांडव मचा रही थी, तो दूसरी ओर रात्रि का गहन अंधकार लोगों के हृदय को दहला देता था। इस विभीषिका से भयभीत होकर संपूर्ण गांव एक शिशु के समान भय से थर थर काँप जाता था। बांस फूल की झोंपड़ियों में चारों ओर सूनापन और अंधेरा छाया रहता था। गांव प्राय सूना हो गया था। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें गांव से निकलने लगी थीं।
दिन में पक्षियों के कलरव, हाहाकार और लोगों के रोने के बावजूद उनके चेहरे पर थोड़ी सी चमक दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में सुन्न होकर घुस जाते थे। यहाँ तक कि लोग इतने डर जाते थे कि माता अपने पास दम तोड़ रहे बच्चे को भी बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, लुटन सिंह पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कथा है। लुटन सिंह इस कहानी का केंद्र बिंदु है या प्रमुख पात्र है। उसकी चरित्र की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1 व्यक्तित्व, नंबर 2 साहसी, नंबर 3 भाग्यहीन, नंबर 4 निडर और नंबर 5 सहयोगी। तो आपको बेटा ये पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेने हैं, कैसे वो सहयोगी था, कैसे निडर था, कैसे साहसी था, उसका व्यक्तित्व क्या था, तो आप भाग्यहीन कैसे था ये। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को किस प्रतीक के माध्यम से उद्घाटित किया है। लेखक ने इस कहानी में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को श्यामनगर के राजा श्यामानंद के बदलने पर नए विलायती राजा के श्यामनगर का राजा बनने की व्यवस्था के प्रतीक रूप में उद्घाटित किया है। यहाँ श्यामनगर का राजा लोक संस्कृति का शौकीन था, इसलिए वह वहाँ प्रतिवर्ष दंगल और कुश्ती का आयोजन करवाया करता था। उसने लुटन सिंह पहलवान की वीरता को देखकर भी उसे राज परिवार का पहलवान नियुक्त कर दिया था। आगे है, तथा लुटन सिंह पहलवान का सारा खर्च भी राजा के खजाने से ही चलता था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ एक नया विलायती राजा आया और उसने आते ही दंगल को घोड़ों की रेस में बदल दिया तथा लुटन सिंह को भी दिया जाने वाला सम्मान और खर्च बंद कर दिया। उसे लोक संस्कृति बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने राज्य में विलायती संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे राज व्यवस्था बदलकर नए स्वरूप में ढल गई और लोक संस्कृति विलुप्त हो गई। अंततः भारत पर इंडिया का साम्राज्य छाने लगा। तो आपको ये क्वेश्चन हैं, परीक्षायोगी क्वेश्चन आपको याद करने हैं, अभ्यास के आपको लिखने हैं। थैंक यू बेटा।